नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। चुड़ैल पूर्वजों को यह स्पष्ट था कि क्या घटित हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वजों की तिकड़ी ने ये जिनक्यू और ये किंग को नीचे गिराने का प्रयास किया था, लेकिन वे असफल रहे। वे सूर्य का पीछा करने वाले चुड़ैल पूर्वजों की तिकड़ी के समान ही विचार रखते थे, चाहे उनकी पवित्र कलाकृतियां कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। 3 चुड़ैल पूर्वजों को 2 संप्रभु जादूगरों को वश में करने में विफल नहीं होना चाहिए था। ये फैन को देखकर ये जिनक्यू, जो निडर था, अचानक आंसू भरी आंखों से मुड़ा और उसकी तरफ झुक गया। पिताजी, वे मुझे परेशान कर रहे हैं। ये जिनक्यू ने मुंह बनाकर सूर्य का पीछा करने वाली 3 चुड़ैल पूर्वजों की ओर इशारा किया। ठीक है, डैडी तुम्हारा बदला लेंगे। ये फैन के हास्यपूर्ण लहजे के बावजूद तीनों सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वजों ने तुरंत एक भारी दबाव महसूस किया, जैसे कि उन्हें किसी भयानक इकाई द्वारा देखा जा रहा हो। उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि शक्तिशाली ताओवादी पूर्वजों का सामना करते समय भी नहीं। वे ये फान की पहचान पर सवाल उठाने लगे, जिसकी मौजूदगी उन पर इतना दबाव डाल रही थी। क्या वह सचमुच एक अमर सम्राट था? कुलपति, ये अभी नाराज मत होइए। हमारी चुड़ैल जनजाति आपको जरूर जवाब देगी। प्रबुद्ध पुण्यशाली चुड़ैल पूर्वज ने तुरंत मध्यस्थता करने के लिए कदम उठाया। चुड़ैल जनजाति अराजकता दानव बीज से निपटने के लिए ये फैन पर निर्भर थी, इसलिए वे उसे परेशान नहीं कर सकते थे। बोधि पुराने पूर्वज सतह पर नेतृत्व कर रहे हो सकते हैं, लेकिन वे ये फैन के गुरु थे। यदि चुड़ैल जनजाति का ये फैन से टकराव हो तो बोधि पुराने पूर्वज किसका पक्ष लेंगे? इस बिंदु पर चुड़ैल जनजाति आत्मजागरूक थी। ओह चुड़ैल पूर्वजों, ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। ये फैन ने इस पर भड़कने से परहेज किया क्योंकि वह जानना चाहता था कि चुड़ैल जनजाति इसे कैसे समझाएगी। इस स्पष्टीकरण में ये जिनक्यू की संतुष्टि उसकी अपनी संतुष्टि से अधिक महत्वपूर्ण थी। उस समय सूर्य का पीछा करने वाले चुड़ैल पूर्वजों की तिकड़ी ने प्रबुद्ध पुण्यशाली चुड़ैल पूर्वज को पहचान लिया। चुड़ैलों की दुनिया केवल इतनी बड़ी थी, जबकि प्रबुद्ध पुण्य चुड़ैल पूर्वज उन्हें नहीं जानते थे, वे निश्चित रूप से उसे जानते थे। सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज तिकड़ी जैसे नए चुड़ैल पूर्वजों के लिए प्रबुद्ध गुणी चुड़ैल पूर्वज को वरिष्ठ माना जाता था। अन्य लोगों की तरह चुड़ैल पूर्वजों की रैंकिंग भी भिन्न थी। पूर्वजों के क्षेत्र से ऊपर के प्राणियों को बहुत समय से नहीं देखा गया था। अब सतह पर चुड़ैल पूर्वज 3000 लोगों के भीतर चरम अस्तित्व थे। हालांकि पूर्वज क्षेत्र में रहने वालों को साधना स्तर के आधार पर नहीं, बल्कि उनके युद्ध कौशल के आधार पर रैंक दी गई थी। उनके विभिन्न पद थे, जैसे सामान्य पूर्वज, वरिष्ठ पूर्वज, शिखर पूर्वज, अजय पूर्वज, अर्धसंत आदि। उदाहरण के लिए बोधि पुराने पूर्वज को अजय ताओवादी पूर्वज माना जाता था। ये फैन के साथ आए चुड़ैल पूर्वजों में से कुछ वरिष्ठ चुड़ैल पूर्वज थे और कुछ अपने चरम पर थे। जहां तक सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज तिकड़ी का सवाल है, वे तो सामान्य चुड़ैल पूर्वज ही थे। चुड़ैल पूर्वजों में उनकी स्थिति सबसे निम्न थी। बेशक सम्राट राज्य की तुलना में वे काफी ऊपर थे। प्रबुद्ध गुणी चुड़ैल पूर्वज को पहचानने पर सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज तिकड़ी को बुरा महसूस हुआ। ये फैन जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसके साथ कई सबसे शक्तिशाली चुड़ैल पूर्वज व्यक्तिगत रूप से थे, सरल नहीं हो सकता था। हम चुड़ैल पूर्वजों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज तिकड़ी में अब विरोध करने की हिम्मत नहीं थी और वे आज्ञाकारी रूप से ये फैन और उसके दल के पास पहुंचे। बोलो, क्या हो रहा है? प्रबुद्ध गुणी चुड़ैल पूर्वज ने पूछा। उसका स्वर सौहार्दपूर्ण नहीं था। यदि ये चुड़ैल पूर्वज उनकी अपनी प्रजाति के नहीं होते, तो प्रबुद्ध पुण्यशाली चुड़ैल पूर्वज अब तक उनका सफाया करने के लिए ये फैन के साथ सेना में शामिल हो गए होते। सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल के पूर्वज ने बिना कोई विवरण छिपाए सब कुछ कबूल कर लिया। बुहाई का संदेश, पवित्र कलाकृतियों के लिए उनका लालच, यह सब। सूर्य का पीछा करते हुए चुड़ैल पूर्वज की स्पष्टवादिता ने आश्चर्यजनक रूप से ये फैन के क्रोध को काफी हद तक कम कर दिया। दूसरी ओर सबसे अधिक परेशान अन्य 2 चुड़ैल पूर्वज थे।
पहले तो उन्हें खुशी हुई कि उन्होंने स्थिति को भांप लिया था, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि काश उन्हें कोई असामान्यता महसूस ही न होती। मछली को पकड़ने में असफल होने पर आपको ढेर सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। कबीले के नेता ये हमें इन लोगों से कैसे निपटना चाहिए? प्रबुद्ध पुण्यात्मा चुड़ैल पूर्वज ने फिर से ये फैन की ओर रुख किया, उसकी राय पूछने का इरादा किया। प्रबुद्ध गुणी चुड़ैल पूर्वज ने जो अत्यधिक सम्मान दिखाया वह एक अमर सम्राट के प्रति किए जाने वाले व्यवहार के अनुरूप नहीं था। प्रबुद्ध गुणी चुड़ैल पूर्वज के ये फैन को संबोधित करने के तरीके को देखते हुए सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज तिकड़ी ने अंततः ये फैन की पहचान का अनुमान लगाया। एकमात्र अमर सम्राट जिसे आजकल चुड़ैल पूर्वज भी इतने सम्मान के साथ मानते थे, कोई और नहीं बल्कि ये फैन था जो चांगमिंग दुनिया के ये परिवार का मुखिया था जिसने कैओस ब्लड पिल विकसित की थी। इस एहसास ने सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज तिकड़ी को अचंभित कर दिया। यदि संभव हो तो वे किसी वरिष्ठ ताओवादी पूर्वज को अपमानित करना पसंद करेंगे। एक अमर सम्राट होने के बावजूद ये फैन आसानी से अनगिनत ताओवादी पूर्वजों को मार सकता था। कुलपति, ये हम गलत हैं। हमें सचमुच अंदाजा नहीं था कि दिव्य डायन संप्रदाय के 2 देव पुत्र आपके रिश्तेदार हैं। अभी जो लड़की दिख रही थी, क्या वह दिव्य डायन संप्रदाय की ईश्वर संतान थी? और वह ईश्वर बालक ये फैन को डैडी कह रहा था। प्रबुद्ध पुण्यात्मा चुड़ैल पूर्वज को अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। चूंकि ये जिनक्यू दिव्य चुड़ैल संप्रदाय की देव संतान बनने में कामयाब रही, इसलिए वह निश्चित रूप से चुड़ैल जनजाति की उच्च श्रेणी की वंशावली को आगे ले जाएगी। और ये फैन जैसा मनुष्य कैसे एक चुड़ैल जनजाति की संतान को जन्म दे सकता है? क्या ये फैन चुड़ैल जनजाति का वंश था, या शायद ये फैन की पत्नी एक चुड़ैल थी? ये फैन को देखकर प्रबुद्ध गुणी चुड़ैल पूर्वज अधिक उत्सुक और यहाँ तक कि उत्साहित हो गए। अराजकता दानव बीज को नियंत्रित करने में प्रगति वर्तमान में मनुष्यों के बीच सबसे तेज थी, और यह केवल इसलिए था क्योंकि ये फैन एक मानव था। हालांकि मानव कुल का सा अन्य जातियों की तुलना में बहुत बड़ा था। यदि ये फैन का भी चुड़ैल जनजाति से संबंध होता तो क्या वह वास्तव में उनमें से एक नहीं होता? अपने ही किसी एक के शेयरों में वृद्धि उचित प्रतीत हुई है न? ठीक है, मेरे पास चुड़ैल जनजाति का वंश नहीं है। जिनक्यू और ये किंग में चुड़ैल पूर्वज का वंश पूरी तरह से संयोग है, उनके भाग्य का एक सा है। ये फैन ने प्रबुद्ध पुण्यशाली चुड़ैल पूर्वज के इरादे को समझ लिया और कुछ हद तक चिढ़कर जवाब दिया। कोई भी व्यक्ति संकर की तरह व्यवहार किए जाने में सहज नहीं होगा। ओह, क्या यह ऐसा है? प्रबुद्ध पुण्यशाली चुड़ैल पूर्वज ने थोड़ा अफसोस महसूस करते हुए आह भरी। दूसरों की नजरों से उछल सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज खुद को बहुत निराश महसूस कर रही थी। तुम लोगों को मेरी तरफ देखना चाहिए। लेकिन ये फैन और प्रबुद्ध गुणी चुड़ैल पूर्वज की उपस्थिति में अपमानित महसूस करने पर भी सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज में कोई नाराजगी नहीं पैदा हो सकी, क्योंकि उसने बस अपना सिर नीचे झुका रखा था। अंततः ये फैन को याद आया कि वह वही था। जिनक्यू, आपके विचार से क्या किया जाना चाहिए? यह यात्रा ये जिनक्यू की देन थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से निर्णय भी उनका ही होना चाहिए। यदि ये जिनक्यू सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज को नष्ट करना चाहता है तो ये फैन थोड़ा भी संकोच नहीं करेगा। एकमात्र चुड़ैल पूर्वज का पहले से ही ये फैन की नजर में कोई महत्व नहीं था। यदि आप ये फैन का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे तो आपको कम से कम एक वरिष्ठ चुड़ैल पूर्वज होना चाहिए था। जहां तक इन चुड़ैल पूर्वजों के हस्तक्षेप करने की बात है तो ये फैन ने तय कर लिया था कि जो भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा उससे निपटा जाएगा और बैकअप के रूप में स्क्वायर इंच माउंटेन का उपयोग किया जाएगा। लेकिन ये फैन ने स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव को कम करके आका था। इन चुड़ैल पूर्वजों ने स्पष्ट रूप से उसे इसका प्रयोग करने का मौका नहीं दिया। मैं सुधार करने को तैयार हूं। सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल के पूर्वज ने दांत पीसते हुए मुआवजे के लिए अपनी शर्तें बताईं। सभी प्रकार की आध्यात्मिक औषधियां और आध्यात्मिक वस्तुएं जो एक चुड़ैल पूर्वज की लगभग आधी संपत्ति के बराबर होती हैं। सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज को ऐसा कदम उठाते देख अन्य 2 चुड़ैल पूर्वज केवल अपने दांत पीस सकते थे और वही मुआवजा दे सकते थे। वे बिल्कुल स्पष्ट थे, वे ये फैन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। न ही प्रबुद्ध पुण्यशाली चुड़ैल पूर्वज और अन्य लोग उनके पक्ष में खड़े होंगे। अब वे केवल क्षतिपूर्ति करने में ही सक्षम थे। ये फैन ने तुरंत मुआवजा स्वीकार नहीं किया, बल्कि ये जिनक्यू की ओर देखा। इतने सारे संसाधनों को देखकर धन के लिए काफी लालची युवा ये जिनक्यू ने लगातार अपना सिर हिलाया। आखिरकार उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। बिना किसी लाभ के इतना अधिक मुआवजा प्राप्त करना काफी सार्थक अनुभव था।
दिव्य डायन संप्रदाय के साधकों के हृदय को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे रोलर कोस्टर पर सवार हों, जिसमें एक ही दिन में इतने उतार चढ़ाव आ रहे थे। अब वे अंततः शांत हो गए थे, यहाँ तक कि उनमें उत्तेजना की एक झलक भी महसूस हो रही थी। उनके दिव्य बालक की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली थी। जिन लोगों को वह बुला सकता था, उनमें कई चुड़ैल पूर्वज भी शामिल थे। वह स्पष्ट रूप से कोई मामूली इंसान नहीं था। ऐसे दिव्य बालक के साथ क्या उनका दिव्य चुड़ैल संप्रदाय भविष्य में समृद्ध नहीं होगा? यहाँ तक कि दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को भी अपनी उत्तेजना को दबाने में कठिनाई हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिव्य चुड़ैल संप्रदाय ने अनजाने में एक मजबूत पैर पकड़ लिया हो। अपना मुआवजा सौंपने के बाद सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज और अन्य लोग बिना पीछे देखे चले गए। उन्हें डर था कि अगर वे और अधिक समय तक यहीं रहे तो उन्हें अपने अंडरवियर भी सौंपने पड़ेंगे। जिनक्यू, क्या तुम मेरे साथ वापस आना चाहते हो? इससे पहले अपनी पहचान के कारण ये जिनक्यू और ये किंग पकड़े जाने के डर से चांगमिंग दुनिया में ही रहे थे। लेकिन अब यह मुद्दा ये परिवार को थोड़ा भी प्रभावित नहीं करेगा। अगर दो चुड़ैलें या दो अराजक राक्षस भी ये परिवार के साथ रहें तो भी सभी ताकतें यही मानेंगी कि ये परिवार शोध कर रहा है। इस बात पर कोई उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये फैन के शब्दों को सुनकर दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के साधकों के दिल एक बार फिर से सिकुड़ गए। उनके दिव्य बच्चे को जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। यदि वह चले गए तो उनके दिव्य चुड़ैल संप्रदाय का क्या होगा? दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के साधक ये जिनक्यू के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके हृदय भय से जकड़े हुए थे। पिताजी, मैं अभी नहीं लौट रहा हूँ। मैं कुछ देर बाद आपसे और माँ से मिलने आऊंगा। ये जिनक्यू की प्रतिक्रिया सुनकर दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के साधकों ने अंततः राहत की सांस ली। उनकी जीवन रेखा खत्म नहीं हुई थी। ये जिनक्यू की प्रतिक्रिया पर ये फैन को कोई आपत्ति नहीं थी। सभी बच्चे बड़े हो गए थे और उन्हें बाहर निकलकर दुनिया में अपना रास्ता बनाना चाहिए। ये फैन जो कर सकता था वह उनके लिए एक अजय ढाल बनाना था। जो कोई भी उन्हें धमकाने की हिम्मत करेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। ये जिनक्यू और ये किंग ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन ये फैन ने प्रस्थान करने की योजना बनाई। जाने से पहले ये फैन कई चुड़ैल पूर्वजों के निमंत्रण पर उनके साथ अतिथि बनने के लिए सहमत हो गया। इस बार चुड़ैल पूर्वजों ने ये फैन को बहुत सम्मान दिया। ये फैन जानता था कि बदले में क्या करना है। ये फैन भी स्पष्ट रूप से समझता था कि चुड़ैल जनजाति को क्या चाहिए और इसलिए उनका सा बढ़ाने में कोई समस्या नहीं थी। कोई भी पूर्ण शत्रु नहीं है, केवल पूर्ण हित हैं। यद्यपि चुड़ैल जनजाति का पहले मानव कबीले के साथ महत्वपूर्ण संघर्ष था, लेकिन अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन अराजकता देवता और दानव थे। अराजकता देवता और दानव के सामने संपूर्ण पंगु ब्रह्मांड असामान्य रूप से एकजुट हो गया था। ये फैन और कई चुड़ैल पूर्वजों के चले जाने के बाद दिव्य चुड़ैल संप्रदाय को अंततः चुड़ैल कबीले के साधकों पर ध्यान देने का समय मिला। आज सबसे अधिक निराश लोग आकाशीय चुड़ैल दुनिया के ये साधक होंगे। वे अपने दिल में विलाप कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जिनक्यू और ये किंग की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है और वे दिव्य चुड़ैल संप्रदाय को भड़काने का साहस कर सकते थे। दुर्भाग्यवश अब पछताने का कोई मौका नहीं था। इन प्रमुख मुद्दों से निपटने के बाद दिव्य चुड़ैल संप्रदाय को अगला काम इनसे निपटना था। कुछ घंटे पहले ये संप्रदाय साधक दिव्य चुड़ैल संप्रदाय का सम्मान प्राप्त करने में सक्षम थे, लेकिन थोड़े समय में इतने भव्य दृश्यों का अनुभव करने के बाद दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के साधकों की दृष्टि बढ़ गई थी। अब ये पराजित साधक दिव्य डायन संप्रदाय के लिए केवल छोटे जीव थे। वो हाई पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। स्वर्ग मेरे वो हाई को नष्ट करना चाहता है। वो हाई की क्रोधित दहाड़ के साथ कैओस वुल्फ टूथ स्टिक ने भयंकर बमबारी की, जिससे उसकी जान चली गई। दो प्रमुख संप्रदायों के बिना आकाशीय चुड़ैल दुनिया अब पूरी तरह से दिव्य चुड़ैल संप्रदाय की जेब में थी। बेशक ये जिनक्यू और ये किंग को अब इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ा। वो चांग संप्रदाय मास्टर का पद ये जिनक्यू और ये किंग को सौंपने के लिए उत्सुक था। वे अनिच्छुक थे और वो चांग ने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि वह बूढ़ा हो गया है और ठीक से खेती करना चाहता है और उम्मीद करता है कि भविष्य में कुछ न करने के बजाय ये जिनक्यू और ये किंग की मदद कर सकेगा। ये जिनक्यू ने दिव्य डायन संप्रदाय के अन्य साधकों को संप्रदाय प्रमुख का पद देने का सुझाव दिया, लेकिन किसी ने भी इसे स्वीकार करने का साहस नहीं किया, इसलिए इसे सीधे अस्वीकार कर दिया गया। यदि ये जिनक्यू और ये किंग संप्रदाय गुरु नहीं बनते तो कौन इस पद को लेने का साहस करता? संप्रदाय प्रमुख का वर्तमान पद दिव्य डायन संप्रदाय के अन्य साधकों के लिए एक गर्म मुद्दा था।
अंत में ये किंग के पास वू चांग के पद को स्वीकार करने और दिव्य चुड़ैल संप्रदाय का संप्रदाय गुरु बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मूल रूप से ये किंग चाहता था कि ये जिनक्यू दिव्य चुड़ैल संप्रदाय का संप्रदाय गुरु बने, लेकिन जब ये जिनक्यू ने बच्चा पैदा करने की इच्छा और समय की कमी की रणनीति अपनाई तो ये किंग को समझौता करना पड़ा। वर्षों से, क्योंकि वे हमेशा आकाश चुड़ैल दुनिया में पूर्ण सुरक्षा की भावना के बिना रहे थे, ये जिनक्यू और ये किंग ने अभी तक संतान पैदा नहीं की थी। अब जब वे अंततः बस गए तो वंशजों के बारे में सोचने का समय आ गया था। ये परिवार की दूसरी पीढ़ी में केवल ये जिनक्यू और ये किंग की अभी तक कोई संतान नहीं थी। ये परिवार के विकास में बाधा न डालने के लिए ये जिनक्यू और ये किंग के पास इस मामले को एजेंडे में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के शिष्य यह जानकर बहुत खुश हुए कि ये किंग संप्रदाय के गुरु के पद पर आसीन हो गए हैं। ये जिनक्यू और ये किंग की पृष्ठभूमि को देखते हुए यहाँ तक कि चुड़ैल पूर्वजों को भी उनका सामना करना पड़ा। भविष्य में दिव्य डायन संप्रदाय निश्चित रूप से एक समृद्ध विकास को अपनाएगा और दिव्य डायन संप्रदाय के ये शिष्य प्रत्यक्ष लाभार्थी बनेंगे। यहाँ तक कि दोनों चुड़ैल सम्राट भी भविष्य के लिए आशा से भरे हुए थे। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली होता जाएगा और भविष्य में उन्हें चुड़ैल पूर्वज क्षेत्र के परिदृश्य को देखने का मौका भी मिल सकता है। संपूर्ण दिव्य चुड़ैल संप्रदाय अधिक सशक्त हो गया। शिष्यों का संवर्धन अधिक सक्रिय हो गया। ये परिवार में ये फैन के गुफा घर के भीतर व्यवस्था, शांति की तलाश करो गठन स्तर भी अंततः निचले संत स्तर तक पहुंच गया और कीमिया और कलाकृति शोधन के कौशल में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। इस अवधि के दौरान ये परिवार का विकास तेजी से हुआ। दक्षता में वृद्धि के साथ कैओस ब्लड एलिक्सिर की उत्पादन गति भी लगातार तेज हो रही थी। मूलतः यह अनुमान लगाया गया था कि दानव बीज समस्या को पूरी तरह से हल करने में 1000 वर्ष से अधिक का समय लगेगा, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि इसमें इतना अधिक समय नहीं लगेगा। हालांकि अराजकता गुट निश्चित रूप से बैठकर ये परिवार को दानव बीज को हल करते हुए नहीं देखेगा। जब समय आएगा तो कैओस गुट निस्संदेह ये परिवार को निशाना बनाएगा। अमर सम्राट का साधना स्तर थोड़ा अपर्याप्त लगता है। हालांकि जैसे जैसे उनकी साधना का स्तर बढ़ता गया उसकी गति धीमी होती गई। यहाँ तक कि ये फैन के लिए भी कम समय में ताओवादी पूर्वज क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जब तक कि ये परिवार के सदस्यों के साधना स्तर कम समयावधि में तेजी से नहीं बढ़ सकते, तभी ये फैन के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए बधाई होस्ट फैमिली राइज 14 पंगु टॉप टियर पूर्ण का दावा किया जा सकता है। खैर, दीर्घकालिक कार्य पूरा हो गया है, यह अच्छी खबर है। सिस्टम इनाम का दावा करो। पुरस्कार के लिए बधाई मेजबान पारिवारिक विशेषता ताओवादी पूर्वज ज्ञान अराजकता स्तर पर एक और इनाम, और वह है ज्ञानोदय गुण, जिसकी ये परिवार को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह एक बड़ी जीत है। सिस्टम विशेषता लोड करें। ज्ञानोदय विशेषता के साथ ये परिवार निश्चित रूप से थोड़े समय में ताओवादी स्तर पर बड़ी संख्या में कीमियागरों को बढ़ा सकता है। इस तरह कैओस ब्लड पिल्स को परिष्कृत करने की गति निश्चित रूप से काफी बढ़ सकती है। अराजकता दानव बीज से निपटने की गति एक बार फिर बहुत कम हो जाएगी। लेकिन ये फान जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता है वह यह नहीं है। ये फान के अनुसार बढ़े हुए ज्ञानोदय का सबसे बड़ा लाभ विभिन्न साधना तकनीकों की समझ की गति में वृद्धि है। दीर्घकालिक कार्य फैमिली आर्सेनल 17 को पूरा करने में अभी भी कुछ प्रगति की आवश्यकता है। अमर सम्राट क्षेत्र में अराजकता निर्माण कैनन वर्तमान ये परिवार के लिए स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। अराजकता सृजन कैनन को अमर सम्राट के स्तर तक घटाना अपरिहार्य है। अराजकता निर्माण सिद्धांत लगभग पूर्ण है। इसे और अधिक समझने की कठिनाई सामान्य साधना तकनीकों से कई गुना अधिक है। यहाँ तक कि ये फैन के पिछले ज्ञान के स्तर के साथ अमर सम्राट स्तर तक अराजकता निर्माण कैनन को निकालने में काफी समय लगेगा। सौभाग्य से ज्ञानोदय का स्तर फिर से बढ़ गया है। ये फैन का मानना है कि कुछ ही समय में वह अराजकता निर्माण सिद्धांत को अमर सम्राट के स्तर तक पहुंचाने में सक्षम हो जाएगा। इस अवधि के दौरान अन्य शक्तियों द्वारा ये परिवार को विभिन्न स्तरों की बड़ी संख्या में साधना तकनीकें भेजी गईं। जब तक इन तकनीकों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया जाता है तब तक यह कैओस क्रिएशन कैनन को उन्नत करने के लिए पर्याप्त होगा। जैसे जैसे विशेषता लोड हो रही थी, ये परिवार के लोगों को पहले से ही अपने ज्ञान में वृद्धि का एहसास हो रहा था। हालांकि किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, वे चुपचाप अमीर होते जा रहे थे। उन्नत ज्ञानोदय के सहारे उन्होंने अपनी युद्ध शक्ति में तेजी से सुधार किया। संपूर्ण ये परिवार भी लगातार अपनी ताकत में सुधार कर रहा है।
जैसे जैसे ये परिवार अपनी ताकत बढ़ाने में व्यस्त होता है, ये फैन के दिमाग में सिस्टम अलर्ट बजते रहते हैं। परिवार का शक्ति मूल्य 1 लाख तक बढ़ जाता है। परिवार का शक्ति मूल्य 200,000 बढ़ जाता है। पारिवारिक शक्ति कार्य भी पूरा होने वाला है। भाई, चांगमिंग दुनिया के सभी अराजकता दानव बीज समाप्त कर दिए गए हैं। ये शियाओ शियाओ के शब्दों के साथ ये फैन ने सिस्टम से कहा, सिस्टम, परिवार रैंकिंग खोलो। एक विशाल विश्व पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि बिना किसी शत्रु के भी दयु अमर राजवंश को पूरे चांगमिंग विश्व में अपना प्रभाव फैलाने में काफी समय लगा। आज अंततः वह लक्ष्य प्राप्त हो गया है। वर्तमान रैंकिंग चांगमिंग वर्ल्ड एक नई रैंकिंग खुल रही है। पंगु यूनिवर्स 1086। ये फैन को चांगमिंग विश्व में परिवार की प्रथम रैंकिंग से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि पंगु यूनिवर्स रैंकिंग का 1000 से थोड़ा अधिक होना ये फैन के लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था। लेकिन यह समझ में आता है, आखिरकार ये परिवार के पास अभी भी एक सच्चा ताओवादी पूर्वज क्षेत्र पावर हाउस नहीं है। और पंगु ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि ये परिवार अब केवल मानव कुल से ही नहीं बल्कि अन्य जातियों से भी प्रतिस्पर्धा कर रहा है। 1000 से अधिक रैंकिंग उचित है। सिस्टम रैंकिंग इनाम का दावा करें। आप जोड़ों के बारे में लघु, मार्मिक और रोमांटिक कहानियां पढ़ सकते हैं। साथ ही बच्चों की कहानियां भी मुफ्त में साइट कहानियों पर पढ़ सकते हैं। बधाई हो मेजबान, परिवार की संपत्ति में 2 मिलियन की वृद्धि हुई है। उपपेशा स्पीड अप सिगिल 2000 वर्ष। एक अतिथि टोकन ये फैन ने भाग्य विधि को सक्रिय किया और ये परिवार के साधकों को देखा। इतने वर्षों के बाद ये परिवार का भाग्य बहुत समृद्ध था। उनके सिर पर जो भाग्य था वह स्वर्णिम हो गया था। यह कहा जा सकता है कि सोना भाग्य का सर्वोच्च स्तर है। यदि ये परिवार के साधक अनुभव के लिए बाहर जाएं, तो वे कई मूल्यवान खजाने प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच बाइजे को भाग्य की प्रतिक्रिया मिलने के बाद उसकी साधना का स्तर आसमान छूने लगा। अमर सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंचने तक यह रुक गया। हाँ, मैं अमर सम्राट के स्तर पर पहुंच गया हूं। बाइजे की विजयी हंसी पूरे ये परिवार में गूंज उठी। अन्य 2 पुरस्कार भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि ये फान को उनका इस्तेमाल करने की कोई जल्दी नहीं थी। ये परिवार की सहायक नौकरियां हाल ही में तेजी से सुधर रही हैं। भले ही अब ज्ञानोदय का स्तर बढ़ गया हो, लेकिन कम समय में कोई उल्लेखनीय वृद्धि होना लगभग असंभव है, जब तक कि कुछ निश्चित अवसर न हो। ये फैन को अचानक इस बात का पछतावा हुआ कि उसने इस अवधि के दौरान प्रमुख ताकतों द्वारा भेजी गई सभी आध्यात्मिक वस्तुओं का उपयोग कर लिया, जो सहायक नौकरियों के स्तर में सुधार कर सकती थीं। अन्यथा उपपेशे स्पीड अप सिगिल के साथ शायद ये परिवार 1 या 2 सेंट लेवल सहायक नौकरियों की खेती कर सकता है। उस स्थिति में ये फैन की अपनी सहायक नौकरी के स्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। यह अफसोस की बात है कि पछताना भी बेकार है। वे भविष्य में धीरे धीरे ही ऐसे खजाने इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। जहां तक अंतिम पुरस्कार अतिथि टोकन का सवाल है, ये फैन की अपनी योजना है। इस टोकन के लिए सबसे उपयुक्त उपयोगकर्ता निश्चित रूप से वू जियांग का पूर्वज है। यदि आप उसे विवश करने के लिए अतिथि टोकन का उपयोग नहीं करते हैं, भले ही वू जियांग के पूर्वज वास्तव में अतिथि बुजुर्ग बन जाएं, तो ये फैन पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। अपने मन में उलझे विचारों को एक तरफ रखते हुए ये फैन ने साधना तकनीक को समझने के लिए समय निकाला और जल्द से जल्द अराजकता निर्माण कैनन को उन्नत करने का प्रयास किया। इस बीच अराजकता संप्रदाय के मुख्यालय में देव और दानव प्रतिमा में संचारित होती ऊर्जा की कमी को देखते हुए अस्थि पूर्वज को थोड़ी चिंता हुई। हम ऐसे ही नहीं चल सकते। अगर हम ये परिवार को ऐसे ही चलने देंगे तो अराजकता दानव 20 पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, ब्लैक क्लाउड दाओजू ने अप्रसन्न भाव से कहा। सभी लोग ब्लैक क्लाउड दाओजू की बातों से सहमत थे, लेकिन समझौते का क्या फायदा? सबसे बड़ी समस्या ये परिवार से निपटने का तरीका ढूंढना है। काले बादल ये फैन हर दिन चांग मिंग दायरे में छिपता है। पंगु ब्रह्मांड की सभी प्रमुख ताकतें चांग मिंग दायरे पर ध्यान दे रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमें वहां ये फैन के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिलेगा? उनके अराजकता संप्रदाय की शक्ति वाकई बहुत प्रबल है। अगर आप अंधेरे में छिपे ताओवादी पूर्वज क्षेत्र के महाशक्तियों को छोड़ भी दें, तो भी सतह पर उनके पास 10 से ज्यादा ताओवादी पूर्वज क्षेत्र के महाशक्तियां मौजूद हैं। लेकिन तो क्या? पंगु ब्रह्मांड की ओर निस्संदेह ताओवादी पूर्वज क्षेत्र के शक्तिशाली लोग कम नहीं बल्कि ज्यादा ही हैं। अब तक पंगु ब्रह्मांड के ताओवादी पूर्वज क्षेत्र के शक्तिशाली लोग संभवतः भगवान और दानव डोजो की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वे चले जाएंगे। भगवान और दानव डोजो के संरक्षण के बिना उनके पास कार्य करने की क्षमता होगी।
उस समय तक वे शायद ये फैन को भी नहीं मिटा पाएंगे और उनका अराजकता संप्रदाय पहले ही नष्ट हो जाएगा। इस समय ब्लैक क्लाउड दाओजू ने एक रहस्यमय मुस्कान प्रकट की। वास्तव में हम चांगमिंग क्षेत्र में ये फैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये फैन बाहर आ गया तो क्या होगा? ये परिवार के मुखिया, ये फैन न केवल साधना में मजबूत हैं, बल्कि उनमें कीमिया, कलाकृतियों के शोधन आदि के लिए असाधारण रूप से मजबूत प्रतिभा भी है। सामान्यतः जो साधक गौण व्यवसायों में कुशल होते हैं, उनमें ज्ञान आधारित आध्यात्मिक वस्तुओं का प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं होती। क्या हमारे हाथों में अभी भी एक कारीगर भगवान का अवशेष नहीं है? हालांकि यह अवशेष बहुत कीमती है, मुझे लगता है कि एक कारीगर भगवान अवशेष को ये फैन के साथ बदलना बहुत सार्थक है। काले बादल दाओजू की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी साधकों की आंखें चमक उठीं। ये फैन के बारे में इतनी जानकारी के साथ ऐसा लगता है कि ब्लैक क्लाउड दाओजू ने हाल ही में ये फैन के खिलाफ कई तरीकों का इस्तेमाल किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैक क्लाउड दाओजू की योजना की सफलता की संभावना बहुत अधिक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई चूक न हो, हम इस बार किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देंगे, बल्कि केवल मानव कुल में छिपे ताओवादी पूर्वजों को ही आगे बढ़ने देंगे। यह सही है। जैसे ही हम भगवान और दानव डोजो से बाहर निकलेंगे, लोग हमें जरूर देखेंगे। अगर ये फान उस समय डर गया और जाल को देख लिया, तो यह परेशानी की बात होगी। उन्होंने अपनी चर्चाओं के आधार पर शीघ्रता से एक उत्तम योजना तैयार कर ली। यान हुआन विश्व भगवान की पहचान पर भरोसा करते हुए ये फैन के पास ताओवादी पूर्वज क्षेत्र की युद्ध शक्ति प्रतीत होती है। सुरक्षा की दृष्टि से आइए हम दो ताओवादी पूर्वजों को भेजें, सामान्य ताओवादी पूर्वज क्षेत्र जियान चेन दाओजू और वरिष्ठ ताओवादी पूर्वज क्षेत्र वानहे दाओजू। दो ताओवादी पूर्वज भी ये फैन पर हमारे जोर को दिखाने के लिए पर्याप्त होंगे। मानव कुल में छिपे प्रत्येक ताओवादी पूर्वज अराजकता संप्रदाय के लिए बहुत मूल्यवान हैं। अब ये फैन के लिए वे वास्तव में दो ताओवादी पूर्वजों को भेज रहे हैं, जो दर्शाता है कि ये फैन अब अराजकता संप्रदाय के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जल्द ही किसी ने योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया, ये फैन के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी। लेकिन किसी ने भी भीड़ के किनारे खड़े वुशियान के पूर्वज को नहीं देखा, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जब से जीवन और मृत्यु के द्वार का सफाया हुआ है, अराजकता संप्रदाय में वुजियान के पूर्वज की स्थिति में लगातार गिरावट आई है। मूल रूप से लड़ाई में अच्छा नहीं, अब जीवन और मृत्यु के द्वार के बिना वुजियान के पूर्वज ने भी एक उदास इच्छा शक्ति दिखाई, जो किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर रही थी। यदि उन्हें वुशियान के पूर्वज जैसा ही आघात सहना पड़े, तो वे संभवतः उससे भी अधिक उदास होंगे। जल्द ही भगवान और दानव डोजो के बाहर वुजियान के पूर्वज के अवतार ने ये फैन को एक संदेश भेजा। कुलपति, ये अराजकता संप्रदाय आपके खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। और ये दो ताओवादी पूर्वज हैं जो मानव कुल में छिपे हुए हैं, जियान चेन दाओजू और वानहे दाओजू। वुशियान के पूर्वज द्वारा भेजे गए संदेश को देखकर ये फैन का चेहरा कुछ भद्दा हो गया। जहां तक अराजकता संप्रदाय द्वारा उसके खिलाफ काम करने की बात है, तो ये फैन को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार कैओस संप्रदाय की स्थिति को देखते हुए वह जानता था कि कैओस दानव बीज योजना कैओस संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह तथ्य कि वे अब तक टिके रह सके, यह भी साबित करता है कि अराजकता संप्रदाय वास्तव में शक्तिशाली था। ये फैन को उम्मीद नहीं थी कि जो लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे वे जियान चेन दाओजू और वानहे दाओजू होंगे। ये फैन इन दो ताओवादी पूर्वजों से काफी परिचित था। जब उन्होंने अराजकता दानव बीज के विरुद्ध कार्रवाई की, तो इन दो ताओवादी पूर्वजों ने महान योगदान दिया था और कई मानव साधकों को बचाया था। यदि आप उनके व्यवहार को देखें, तो कोई भी यह नहीं सोचेगा कि ये दोनों वास्तव में कैओस संप्रदाय के सदस्य थे। अराजकता गुट मानव कुल के भीतर इतनी अच्छी तरह छिपा हुआ है, लेकिन अब जब उन्होंने खुद को प्रकट कर दिया है, तो ये फैन स्वाभाविक रूप से उन्हें अस्तित्व में नहीं रहने देगा। जल्द ही वुजियान के पूर्वज ने अराजकता गुट की सभी योजनाओं को ये फैन के साथ साझा किया और उसे कारीगर भगवान के अवशेषों का दौरा न करने की सलाह दी। क्या कारीगर भगवान का यह अवशेष असली है? वुजियान द्वारा अवशेष का परिचय सुनने के बाद ये फैन सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। बेशक यह सच है। कारीगर भगवान 10 लाख से भी ज्यादा सालों में संत स्तर को पार करने वाला पहला कलाकृति शोधक है। वुजियान ने एक महान कलाकृति शोधक कारीगर भगवान का अपना मूल्यांकन दिया। वुजियान के श्रद्धा भरे स्वर ने ये फैन की रुचि को और भी अधिक बढ़ा दिया। तो क्या कारीगर भगवान के अवशेषों के भीतर कोई खजाना है? ये फैन ने फिर पूछा। जरूर हैं।
कारीगर भगवान के अवशेषों में सबसे अनमोल खजाना कारीगर भगवान का स्तंभ है, जो कलाकृतियों को निखारने वालों को अपने कौशल को तेजी से निखारने में मदद करता है। इस स्तंभ में कारीगर भगवान के जीवन के अनुभव समाहित हैं। वाह, ये फान तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाया। ये कैओस फैक्शन कितने अच्छे लोग हैं। ये फैन की आवाज में उत्साह सुनकर वू जियांग और भी बेचैन हो गया। कुलपति ये, आप वास्तव में कारीगर भगवान के क्षेत्र में प्रवेश करने पर विचार नहीं कर रहे हैं, है ना? वू जियांग ने निराशा के संकेत के साथ पूछा। वास्तव में यदि कारीगर भगवान के अवशेषों में सचमुच खजाने हैं तो मैं उन्हें क्यों छोड़ दूं? ये फैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन वे अवशेषों के क्षेत्र में आप पर घात लगाने की योजना बना रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन मेरे दुश्मन पहले ही प्रकट हो चुके हैं। ताओवादी पूर्वज क्षेत्र में सिर्फ दो, बस ताओवादी पूर्वज क्षेत्र। वू शियांग को अचानक ऐसा लगा जैसे वह अब ये फैन को ठीक से समझ नहीं पाया। बस ताओवादी पूर्वजों का क्षेत्र, वह अपने सिर के अंदर ये फैन की आवाज सुनता रहा, जैसे ये फैन उसे आसानी से कुचल सकता था। आखिरकार वह स्वयं भी तो ताओवादी पूर्वज क्षेत्र में ही थे। वू जियांग ने तर्क दिया कि ये फैन को जानते हुए भी वह निश्चितता के बिना कार्य नहीं करेगा। चूंकि ये फैन ने कारीगर भगवान के अवशेषों के क्षेत्र में प्रवेश करने का फैसला किया, इसलिए अराजकता गुट को इस बार दो ताओवादी पूर्वजों को खोने के लिए अभिशप्त होना पड़ा और अभी भी ये फैन के खिलाफ असहाय खड़ा होना पड़ा। वू जियांग ने ये फैन को और अधिक रोकने का निर्णय नहीं लिया और अराजकता गुट द्वारा किसी भी संभावित पता लगाने से बचने के लिए तुरंत संपर्क काट दिया। इस बीच ये फैन पहले से ही योजना बना रहा था कि कारीगर भगवान के अवशेषों के लिए किसे अपने साथ लाना है। ये जिनलोंग ताओवादी रैंकिंग और उससे ऊपर के आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स के साथ जरूरी था। वास्तव में ये फैन ने न केवल प्रवेश करने की योजना बनाई थी, बल्कि कारीगर भगवान के स्टेल को जब्त करने के लिए ये परिवार के आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स को भी लाने की योजना बनाई थी। बेशक ये फैन दिखावा करने वालों में से नहीं था। वू शियांग से मिली जानकारी के अनुसार दोनों ताओवादी पूर्वजों से उन्हें कोई खास खतरा नहीं था, फिर भी उन्होंने दुश्मनों का अकेले सामना करने के बजाय उन पर हमला करना पसंद किया। ये फैन तुरंत स्क्वायर इंच माउंटेन पर अपने भाइयों के पास पहुंचा और मुआवजे के रूप में प्रत्येक को एक मध्यम स्तर की पवित्र कलाकृति देने का वादा किया तथा उन्हें कारीगर भगवान के अवशेषों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जहां तक बोधि के पुराने पूर्वज का प्रश्न है, ये फान ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। यदि इस तरह के एक छोटे से मुद्दे के लिए पुराने बोधि पूर्वज को कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो यह अराजकता गुट को बहुत अधिक श्रेय देना होगा। 6 भाई शिष्य पर्याप्त होंगे। आस्तीन में यह पवित्र कानून ब्रह्मांड मुझे एक अच्छे दोस्त द्वारा दिया गया था, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आस्तीन में ब्रह्मांड, एक शक्तिशाली दिव्य कानून। जल्द ही ये फैन ने इस दिव्य नियम में महारत हासिल कर ली। ये फैन ने मूल रूप से अपने भाइयों को कारीगर भगवान के अवशेषों में गुप्त रूप से ले जाने के लिए कैओस पर्ल का उपयोग करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब जब ब्रह्मांड आस्तीन में था, तो उसके अराजकता स्थान को उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने भाइयों को साथ लेकर बेशक उसे उन्हें छिपाना पड़ा। यदि अराजकता गुट को पता चल गया और वे आगे बढ़ने से पहले ही डर गए, तो क्या यह ये फैन के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? एक बार जब ये फैन ने सब कुछ तैयार कर लिया, जैसा कि वू जियांग ने भविष्यवाणी की थी, जियान चेन दाओजू और वानहे के पूर्वज ये फैन के लिए आए। दोस्त, ये फैन, मैं सोच रहा था कि क्या कैओस ब्लड एलिक्सिर की आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है। जाहिर है, बदले में मेरे पास एक अवशेष है जो कथित तौर पर कारीगर देवता द्वारा छोड़ा गया है। मैं इसे अपने दोस्त ये फान के साथ साझा करना चाहूंगा। वे सचमुच आ गए। ये फान ने उम्मीद नहीं की थी कि कैओस संप्रदाय उसे इतनी जल्दी ढूंढने के लिए इतना अधीर होगा। हालांकि अब जब मछली ने चारा खा लिया है, तो ये फैन निश्चित रूप से अपना मौका नहीं गंवाएगा। चूंकि दाओजू जियान चेन ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं निश्चित रूप से सहमत हूं। दोनों पक्ष मौन सहमति में थे, यहां तक कि जियान चेन दाओजू ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना आसान होगा। क्या ये फैन वास्तव में उतना ही दुर्जय है जितना कि अस्थि पूर्वज ने अफवाह फैलाई थी? ये फैन के जाने के बाद दाओजू जियान चेन ने मुस्कुराते हुए वानहे के पूर्वज से पूछा। कौन जाने, शायद इसलिए कि वह बोधि पूर्वज का शिष्य है। यद्यपि पंगु ब्रह्मांड में ये फैन की प्रसिद्धि वर्तमान में काफी है, लेकिन उनके साथ उनकी बातचीत सीमित रही है। शुरू में उन्होंने सोचा कि यह कार्य चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन इसकी त्वरित पूर्ति ने उन्हें ये फैन के प्रति थोड़ा तिरस्कारपूर्ण बना दिया। जल्दी ही ये फैन के अनुपालन की खबर अराजकता संप्रदाय के भीतर फुसफुसाकर फैल गई। ये फैन के आत्मसमर्पण की सादगी अस्थि पूर्वज के लिए आश्चर्य की बात थी। वह इस पर विश्वास करने में अनिच्छुक था। क्या यह हो सकता है कि ये फैन एक नाम से ज्यादा कुछ नहीं है?
अस्थि पूर्वज ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ये फैन को दिया गया महत्व आवश्यक था। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अस्थि पूर्वज ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। बोन, मुझे लगता है कि तुम इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ब्लैक क्लाउड दाउजू ने बीच में कहा। ये फैन को हासिल करने का यह हमारे लिए एक दुर्लभ अवसर है। अगर हम इसे चूक गए तो हमें लंबे समय तक दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यदि वे इस बार असफल रहे तो मानव कबीला निश्चित रूप से ये फैन की सुरक्षा बढ़ा देगा। तब अराजकता संप्रदाय को ये फैन के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगा। हमें इस बार जरूर कामयाब होना है। नाकामी कोई विकल्प नहीं है। वूशियांग, इस दौरान तुम्हें आजाद रहना चाहिए। अगर जियान चेन और बाकी लोग नाकाम हो जाते हैं तो तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा। ये शब्द सुनकर सभी ने पूर्वज वू जियान की ओर दिलचस्पी से देखा। बाहर से ये फैन से निपटना व्यावहारिक रूप से एक आत्मघाती मिशन था। भले ही वे ये फैन को मारने में कामयाब हो गए, लेकिन मानव कबीले के हमले का सामना करने से बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी विकट परिस्थिति में वूजियांग के पुराने पूर्वज क्या चुनाव करेंगे? कुछ दाओजुओं को खरगोश वूजियांग के पतन पर सहानुभूति महसूस हुई। वूजियांग पूर्वज के साथ इस तरह का व्यवहार सिर्फ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था और अब उन्हें व्यर्थ समझा जा रहा था। यदि वूजियांग पूर्वज की मृत्यु हो गई तो क्या अगली बारी उनकी होगी? यह एहसास उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्हें घुटन महसूस हुई। वे असहाय हो गए। उनमें वूशियान पूर्वज के लिए बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। यह बात उनके लिए स्पष्ट थी कि यदि उन्होंने वूजियान पूर्वज का समर्थन करने का साहस किया तो आज की हिट लिस्ट में उनका नाम भी शामिल होगा। वूजियान पूर्वज के चेहरे पर अचानक भाव बदल गए। वह अविश्वसनीय दिखाई दिया। अस्थि पूर्वज के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई। यह वूजियान पूर्वज द्वारा उसकी अवज्ञा करने का परिणाम था। वर्तमान में पुराने पूर्वज वूजियान ने अपनी सारी उपयोगिता खो दी थी और उन्हें आसानी से त्यागा जा सकता था। एक क्षण के मौन के बाद वूजियान पूर्वज ने कठिन स्वीकृति के साथ अपनी बात कही। अच्छा, ये शब्द कहने के बाद पूर्वज वूजियान जाने के लिए मुड़े। हालांकि वे सभी वूजियान पूर्वज के मुंह के कोने पर मुस्कुराहट को नोटिस करने में विफल रहे। यद्यपि नाम मात्र के लिए वह अभी भी अराजकता संप्रदाय में उच्च पद पर था, तथापि वूजियान पूर्वज जानता था कि उसके पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। वह देवताओं और दानवों के युद्ध क्षेत्र को छोड़ने में भी असमर्थ था। पूर्वज वूजियान एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, अराजकता संप्रदाय को छोड़ने का अवसर। अब वह अवसर अंततः आ गया था। हालांकि अस्थि पूर्वज और बाकी लोगों के संदेह से बचने के लिए वूजियान पूर्वज को अभी भी परेशान होने का नाटक करना पड़ा। अस्थि पूर्वज ने वूजियान पूर्वज की प्रस्थान आकृति को देखा। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। वह वूजियान पूर्वज से असंतुष्ट था क्योंकि जीवन और मृत्यु के द्वार के साथ समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। दुर्भाग्यवश अराजकता संप्रदाय का वर्तमान सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते उसे वूजियान पूर्वज को सीधे तौर पर मारने का अधिकार नहीं मिला। अब अंततः वूजियान पूर्वज को मारने का मौका मिला है तो अस्थि पूर्वज इसे कैसे न छीन सकता है। यदि वूशियान पूर्वज ने इनकार करने का साहस किया तो यह अराजकता संप्रदाय के आदेशों के खिलाफ अवज्ञा होगी और इसलिए उसे जवाबी हमला करने की अनुमति दी जाएगी। यदि वूजियान पूर्वज ने स्वीकार कर लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। वूजियान पूर्वज द्वारा भागने के अवसर का लाभ उठाने के बारे में अस्थि पूर्वज के मन में भी यह बात नहीं आई थी। अराजकता संप्रदाय के इन सभी वरिष्ठ सदस्यों को भगवान और दानव द्वारा कुछ तकनीकों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से वश में किया गया था, जिनमें से प्रत्येक ने अपने आत्मा के सागर में भगवान और दानव द्वारा एक विशेष निषेध को आश्रय दिया था। उनमें से कुछ लोग इतने साहसी थे कि उन्होंने उन दाउस को ढूंढ निकाला जो निषेध को हटाने में मदद करने के लिए संरचनाओं में विशेषज्ञ थे, जिसके परिणामस्वरूप उनका प्रत्यक्ष विनाश हुआ। यहाँ तक कि जिस दाउजू ने मदद की पेशकश की थी वह भी इसमें फंस गया और उसे इससे उबरने में लाखों साल लग गए। तब से किसी ने भी निषेध हटाने और पुनः स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचा। वे सभी इस बात से भली भांति परिचित थे कि वे जीवित रहते हुए कभी भी अराजकता संप्रदाय को नहीं छोड़ पाएंगे। एक बार जब वूजियान पूर्वज अराजकता संप्रदाय से मुक्त हो गए तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। अंततः वह स्वतंत्र हो गया। ये फैन, मैं सचमुच तुम्हारा आभारी हूँ। वूजियान पूर्वज के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। कलाई हिलाने पर उसके हाथ में एक छोटी सी अंगूठी आ गई। कोई भी यह उम्मीद नहीं करेगा कि अराजकता संप्रदाय के भीतर वूजियान पूर्वज वास्तव में असली वूजियान पूर्वज थे। यही कारण था कि उन्होंने अब अराजकता संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। सबसे खतरनाक स्थान अक्सर सबसे सुरक्षित स्थान भी होता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे वूजियान पूर्वज ने पूर्णता तक प्राप्त कर लिया था।
यहाँ तक कि अस्थि पूर्वज को भी कभी संदेह नहीं हुआ कि अराजकता संप्रदाय के अंदर वुजियांग पूर्वज ही वास्तविक वुजियांग पूर्वज थे। यद्यपि उनके एक अवतार को समाप्त करने से वुशियांग के पूर्वज पर प्रभाव पड़ा, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। यही कारण था कि अस्थि पूर्वज ने वुजियांग के पूर्वज के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन किसने सोचा होगा कि अपनी भलाई के लिए जरूरत से ज्यादा चालाक होना ही उसका पतन बन जाएगा। वुशियांग के पूर्वज ने अंधेरे में हाथ खेला, जिससे अस्थि पूर्वज को अपना आखिरी मौका गंवाना पड़ा। जल्द ही वुजियांग के पूर्वज के साथ एक और अवतार प्रकट हुआ। उन्होंने अराजकता संप्रदाय के बारे में समय के साथ एकत्रित की गई खुफिया जानकारी से भरी भंडारण अंगूठी इस अवतार को सौंप दी और फिर शून्य में गायब हो गए। उसे अभी भी बहुत कुछ करना था। इतने सालों तक अराजकता संप्रदाय के कारण वुशियांग के पूर्वज कोई काम नहीं कर पाए थे। अब वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थे। जहां तक ये फैन से किए गए उनके वादे का सवाल है, वह तो बहुत पहले ही भुला दिया गया था। वुशियांग के पूर्वज ने कभी भी ये परिवार के अतिथि बुजुर्ग बनने की इच्छा नहीं की थी। जल्दी ही ये परिवार के ये फैन को वुजियांग के पूर्वज द्वारा लाई गई भंडारण अंगूठी प्राप्त हुई। अंगूठी की सामग्री का आकलन करने के बाद ये फैन मुस्कुराया। यिन और यांग द्वार की पूरी सूची और पंगु ब्रह्मांड में अराजकता संप्रदाय का लेआउट। यह खुफिया जानकारी अराजकता संप्रदाय को भारी झटका देने के लिए पर्याप्त थी। ये फैन को यह भी पता चला कि वुजियांग के पूर्वज ने अराजकता संप्रदाय छोड़ दिया था। ये फैन को अब यकीन हो गया था कि वुजियांग के पूर्वज ये परिवार के अतिथि बुजुर्ग बनने के लिए वापस नहीं आएंगे। ये फैन ने इसे कोई बड़ा नुकसान नहीं माना। वुशियांग के पूर्वज की ताकत असाधारण नहीं थी। जो बात उसे सचमुच मूल्यवान बनाती थी वह थी लोगों को प्रभावित करने की उसकी क्षमता। यह कहा जा सकता है कि इन वर्षों में अराजकता संप्रदाय की आधी स्थापना उनके कारण हुई। लेकिन इस शक्ति का ये फैन और ये परिवार पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा। वुजियांग के पूर्वज हम फिर मिलेंगे। ये फैन को हमेशा लगता था कि वुजियांग के पूर्वज जैसा महत्वपूर्ण एनपीसी मंच से यूं ही बाहर नहीं निकल जाएगा। वे फिर मिलेंगे। केवल वह यह नहीं जानता था कि जब वे ऐसा करेंगे तो वुशियांग के पूर्वज मित्र होंगे या शत्रु। ये फैन इतनी बड़ी मात्रा में बुद्धिमत्ता को अकेले नहीं संभाल सकता था। दुर्भाग्यवश डेटा की इस लहर में पूर्वज क्षेत्र साधकों के बारे में जानकारी पहले से कहीं कम थी। पूर्वज जियान चेन और वानहे पूर्वज के बारे में जो कुछ पहले ही पता चला था, उसके अलावा केवल एक अन्य साधारण पूर्वज के बारे में ही जानकारी मौजूद थी। यदि कोई ये फैन को बताए कि ये 3 पूर्वज अराजकता संप्रदाय के तुरुप के पत्ते थे, तो वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। यदि कैओस संप्रदाय के पास इतनी ही शक्ति होती तो वे पंगु ब्रह्मांड की शक्तियों के बीच इतनी अधिक चिंता पैदा नहीं करते। अंधेरे में निश्चित रूप से कई पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञों ने अराजकता संप्रदाय के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की है। और जो लोग इन पूर्वज क्षेत्र के जासूसों के साथ संपर्क रखते हैं, उन्हें अराजकता संप्रदाय के भीतर उच्च दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और वह व्यक्ति संभवतः अस्थि पूर्वज था। कितना दयनीय परिणाम है। अब जबकि वुशियांग के पूर्वज चले गए थे, अराजकता संप्रदाय के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा एक बार जब कैओस संप्रदाय को वुजियांग के विश्वासघात के बारे में पता चल जाएगा, तो वे निश्चित रूप से हाई अलर्ट पर होंगे। अब से यह एक जोरदार लड़ाई होगी। ये फैन ने यह खुफिया जानकारी पुराने पूर्वज बोधि के पास ले जाकर सौंप दी। पहले से भी अधिक गहन जानकारी देखने पर पूर्वज बोधि यह कहने से स्वयं को नहीं रोक सके कि उनका शिष्य कितना चालाक था। इस बार वह अराजकता संप्रदाय की जड़ को खोदने जा रहा था। पुराने पूर्वज बोधि ने अराजकता संप्रदाय के कदम उठाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। इस बार यह एक बड़ा आश्चर्य होने वाला था। पुराने पूर्वज बोधि ने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि 3 दिनों में ये फैन और जियान चेन पूर्वज गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। जब वे गुप्त क्षेत्र से बाहर आ जाएंगे और इन षड्यंत्रकारियों को पकड़ लेंगे तो यह सर्वोत्तम विकल्प होगा। अन्यथा यदि उन्होंने समय से पहले ही कार्रवाई की और कैओस संप्रदाय ने योजना के अनुसार गुप्त क्षेत्र में ये फैन के खिलाफ कदम नहीं उठाया, तो यह एक बड़ा नुकसान होगा। अराजकता संप्रदाय के प्रति उनका रवैया यह था कि जहां भी और जब भी संभव हो एक और व्यक्ति को मार दिया जाए। 3 दिन बाद ये फैन वॉच मून ग्रेटर थाउजेंड वर्ल्ड में पहुंचा। ऊपर 2 रक्तिम चंद्रमा लटके हुए थे और जैसे ही वे एक दूसरे के ऊपर आए, जियान चेन पूर्वज ने अपने हाथ से तलवार का एक चिन्ह बना दिया। जल्द ही यह संरचना धीरे धीरे विलीन हो गई और सभी के सामने एक प्राचीन खंडहर का प्रवेश द्वार प्रकट हो गया। कुलपति, यह कारीगर भगवान खंडहर का प्रवेश द्वार है, चलो जल्दी से अंदर।
चलें, जियान चेन पूर्वज ने अधीरता से आग्रह किया। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से अंदर चलें, ये फान ने अधीरता से कहा। उसके पीछे ये परिवार के साधक पंक्तिबद्ध होकर द्वार से होते हुए लंबे समय से प्रतीक्षित कारीगर भगवान के खंडहर में प्रवेश कर गए। जैसे ही अंतरिक्ष घूमा, सभी लोग एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच गए। जैसे ही उसने कारीगर भगवान के अवशेषों में प्रवेश किया, ये फैन ने उनके बारे में कुछ अलग देखा। हवा में हर जगह घने दाओयन थे। प्रत्येक दाओयन में शिल्पकला शोधन के मार्ग पर शिल्पकार भगवान का ज्ञान निहित था। अराजकता संप्रदाय सचमुच ये फान को मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे धोखा नहीं दिया। यह वास्तव में कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों का अभयारण्य था। ये फैन का मानना था कि ये परिवार के साधकों के ज्ञानोदय से वे कम समय में ही पर्याप्त मात्रा में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। पूर्वज जियान चेन, मुझे इस बार आपको धन्यवाद देना है, ये फैन ने गंभीरता से कहा। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। जियान चेन भी रोमांचित दिखे। अब तक दोनों पक्षों ने अपने वांछित परिणाम प्राप्त कर लिए हैं। वैसे क्या आप लोग यहाँ सिर्फ दो ही हैं? ये फैन इधर उधर देख रहा था, अन्य साधकों की उपस्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्यवश ये परिवार के साधकों और दो पूर्वजों के अलावा किसी अन्य साधक का कोई संकेत नहीं था। ये फैन की बात सुनकर दोनों पूर्वजों के अंदर एक सिहरन-सी दौड़ गई। जियान चेन ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। ये फान, तुम मजाकिया हो रहे हो। इन अवशेषों के बारे में सिर्फ वानहे और मैं ही जानते हैं, कोई और कैसे जान सकता है? सच में कोई नहीं? कितने अफसोस की बात है। ये फैन अफसोस से भरा हुआ लग रहा था। उसने सोचा कि इस बार वह कुछ बड़ी मछलियां आकर्षित करने में सफल हो जाएगा, लेकिन वह केवल दो छोटे झींगे ही निकले। क्या कैओस सेक्ट ने सचमुच सोचा था कि ये दो छोटे झींगे उसे हरा सकते हैं? क्या वे उसे कम आंक रहे थे? आखिर वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अराजकता संप्रदाय को भारी नुकसान पहुंचाया था। अपने उच्च पदस्थ सदस्यों को उसे पकड़ने के लिए न भेजना उसे नीचा दिखाने जैसा था। अगले ही क्षण ये फैन के एक विचार से ये परिवार के साधक अराजकता स्थान पर वापस लौट गए। ऐसा करने के बाद ये फैन ने अपनी नजर जियान चेन और वानहे की ओर घुमाई। ये फैन, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तक कि सबसे अविवेकी व्यक्ति भी बता सकता था कि ये फैन के साथ कुछ गड़बड़ है। उनका मानना था कि उनकी पहचान सुरक्षित है। पिछले कई वर्षों से उनका कैओस संप्रदाय के साथ बहुत कम संपर्क था तथा किसी महत्वपूर्ण संबंध की बात तो दूर रही। फिर भी ये फैन के रवैये के आधार पर यह स्पष्ट था कि उसने उनकी असामान्यता को नोटिस किया था। लेकिन ये फैन के रवैये में बदलाव को महसूस करने के बाद भी जियान चेन अभी भी आखिरी उम्मीद से चिपका हुआ है और निर्दोष होने का नाटक कर रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे बंद करें। आप मुझे बीमार कर रहे हैं। यदि वे अपने ही लोगों को धोखा दे सकते हैं तो वे किसे धोखा नहीं देंगे? जियान चेन और वानहे के हाव भाव तुरंत बदल गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये फैन उनकी पहचान जानता है। लेकिन ये फान को कैसे पता चल सकता था? उनकी असली पहचान केवल कैओस संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्यों को ही पता थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें से किसी ने अराजकता संप्रदाय को धोखा दिया हो? नहीं, यह असंभव है। उन्होंने इन विचारों को तुरंत खारिज कर दिया। वे जानते थे कि कैओस संप्रदाय अपने देवता और दानव को प्रतिबंधित करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करता था। आत्मा सागर के प्रतिबंध के साथ अराजकता संप्रदाय के उच्च रैंकिंग सदस्यों के लिए विश्वासघात करना असंभव था। ये फैन को उनकी पहचान के बारे में अन्य माध्यमों से पता चला होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे बहुत उत्सुक थे, जिससे ये फैन का संदेह बढ़ गया? दोनों ने तुरंत कारीगर भगवान के अवशेषों की जांच शुरू कर दी। जैसा कि ये फैन ने देखा था, उनके अलावा वहां किसी अन्य साधक का कोई संकेत नहीं था। लेकिन अब तक कारीगर भगवान के अवशेष पूरी तरह से बंद हो चुके थे। जब तक अवशेषों को अंदर से नहीं खोला जाता, बाहरी दुनिया से कोई भी साधक संभवतः अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। ये फैन को देखते हुए दोनों के भाव धीरे धीरे फिर से शांत हो गए। ये फैन, मैं मानता हूं कि तुम काफी तेज हो, लेकिन तुम बहुत लापरवाह हो गए हो। इन अवशेषों में कदम रखकर तुमने अपनी किस्मत खुद ही तय कर ली है। दोनों ने अपनी पूर्वज ऊर्जा को मुक्त कर दिया और ये फैन पर ताला लगा दिया। उनकी प्रतिक्रिया देखकर ये फैन को पता चल गया कि उन्होंने उसे गलत समझा है। मुझे मत बताओ कि तुम सचमुच सोचते हो कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ। मैं अब इसे और नहीं रोक सकता। ये फैन के शब्दों का पालन करते हुए उसके कई भाई उसकी आस्तीन में लघु दुनिया से बाहर आ गए। सन वुकोंग का रूप इतना अनोखा था कि उसे पहचानना मुश्किल था। जिस क्षण जियान चेन ने सुन वुकोंग को देखा,
उसे पता चल गया कि अब उसका अंत हो गया है। ये फैन, आपके पास कोई मार्शल आर्ट सम्मान नहीं है, कौन अपने शिष्य भाई को अवशेष स्थल पर लाएगा? बोधि प्राचीन पूर्वज के शिष्य पूरे पंगु ब्रह्मांड में सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जियान चेन और वान्हे के पूर्वज निश्चित रूप से उसे पहचान लेंगे। छोटे भाई, क्या ये ही हैं? सुन वुकोंग ने अपने आसपास का जायजा लिया और पाया कि कोई और साधक वहां मौजूद नहीं था। उसकी भी ये फान जैसी ही प्रतिक्रिया थी, निराशा। उन्होंने कोई बड़ी मछली नहीं फंसाई थी। छोटे भाई, चलो इसे जल्दी से हल करें। दूसरी ओर यांग जियान को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी, एक को मारने या अनेक को मारने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोस्त, ये फैन, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। आशा की आखिरी किरण को थामे हुए जियान चेन ने बोलने का साहस किया। यहाँ के साधकों के अनुसार ये फान के अलावा हर एक के पास एक युद्ध शक्ति थी जो उन्हें आसानी से कुचल सकती थी। युद्ध में उतरना एक आपदा होगी। यदि वे सचमुच लड़े तो उनका एकमात्र परिणाम मृत्यु ही होगी। गलतफहमी? मुझे यहाँ कोई गलतफहमी नहीं दिख रही, ये फैन मुस्कुराया। जिस क्षण तुमने मुझ पर हाथ रखने का फैसला किया, मुझे तुम्हारी पहचान पता चल गई। यह सुनकर दोनों ताओवादी पूर्वज तुरंत समझ गए। अराजकता संप्रदाय में अवश्य ही कोई गद्दार है। इसके अलावा इस गद्दार को संप्रदाय में उच्च पद पर होना चाहिए, संभवतः उच्च पद पर कोई व्यक्ति। कमीने, तुम अस्थि पूर्वज, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। दोनों आदमियों की आंखें निराशा से भरी थीं। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अराजकता दानव के सख्त आदेश और चालाकी के बावजूद अराजकता संप्रदाय के शीर्ष पदों पर एक गद्दार कैसे हो सकता है। यह बात समझ से परे थी। दोस्त, ये फान, अगर हमें मरना ही है तो क्या तुम कम से कम हमें यह तो बता सकते हो कि तुम्हें इसकी खबर किसने दी? यदि इस गद्दार का पता नहीं लगाया गया तो यह निश्चित रूप से अराजकता संप्रदाय के लिए एक आपदा होगी। ये फैन के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई, केवल एक हत्या का इरादा रह गया। मैं तुम्हें यह जानते हुए भी क्यों मरने दूं कि तुम इसके लायक हो? ये फान को विश्वासघात पसंद नहीं था। उन्हें मारकर वह उन पर दया दिखा रहा होगा। आक्रमण करना। सन वुकोंग सबसे पहले आगे बढ़े। निचले संत स्तर के शिखर पर स्वर्ण कुदाल अत्यधिक शक्ति के साथ फट गया। भाई, खंडहरों को नष्ट मत करो। सुन वुकोंग के क्रोध को देखकर ये फैन ने तुरंत चेतावनी दी। मैं आपके खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुन वुकोंग अभी भी उम्मीद कर रहा था कि ये फैन अपनी कलाकृति शोधन तकनीक को बढ़ाकर स्वर्ण कुदाल को उन्नत कर सकेगा, ताकि वह कभी भी जानबूझकर कारीगर भगवान के खंडहरों को नष्ट न कर सके। अन्य शिष्य सुन वुकोंग के हाथों में स्वर्ण डंडे की अद्भुत शक्ति की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। होई और यांग जियान को छोड़कर उनके व्यक्तिगत हथियारों को भी ये फैन द्वारा परिष्कृत किया गया था, और ये फैन के अपने हथियारों का उपयोग करने के बाद वे उनकी शक्ति को जानते थे, और इस प्रकार वे ये फैन के और भी करीब आ गए। ये फैन जैसे रिफाइनिंग मास्टर से मिलना आसान नहीं है। यदि उन्होंने ये फैन के साथ मजबूत संबंध बनाने के अवसर का लाभ नहीं उठाया तो वे वास्तव में मूर्ख होंगे। चाहे किसी की साधना तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जादुई हथियारों की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती। किसी की साधना तकनीक जितनी मजबूत होगी, जादुई हथियारों की मांग उतनी ही अधिक होगी। प्रत्येक संत स्तर का कलाकृति शोधक एक दाव पूर्वज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। यह सौभाग्य की बात है कि ये फान की संत स्तर की कलाकृतियां परिष्कृत करने वाले के रूप में पहचान उजागर नहीं हुई थी। अन्यथा ये परिवार का मुख्य द्वार इन दाव पूर्वजों द्वारा बहुत पहले ही रौंद दिया गया होता। ये फान ने अभी संत स्तर के कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले के रूप में अपनी स्थिति को उजागर करने की योजना नहीं बनाई थी। उसके पास अपने लोगों के लिए पवित्र कलाकृतियों को परिष्कृत करने का भी समय नहीं था, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। इस बार ये फैन ने अनुमान लगाया कि उसके आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग स्तर को संत स्तर के मध्य रैंक तक बढ़ाया जा सकता है और वह अधिक शक्तिशाली आर्टिफैक्ट्स को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। जियान चेन और वान्हे के पूर्वज ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके, उसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। हालांकि ये फान ने उन्हें तुरंत नहीं मारा। कुछ लोग जिंदा रहने पर मरे हुओं से ज्यादा कीमती होते हैं। ये फैन को उम्मीद थी कि वह मानव कुल के पूर्वजों में घुसपैठ करने वाले अराजकता संप्रदाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेगा। मानव कुल में छिपे प्रत्येक पूर्वज अराजकता संप्रदाय की सतह पर मौजूद पूर्वजों से भी अधिक खतरा पैदा करते थे। निषिद्ध तकनीकों के साथ दो दाव पूर्वजों की शक्ति को सील करने के बाद ये फैन ने उन्हें पूछताछ के लिए बोधि पुराने पूर्वज के सामने पेश करने के लिए सुन वुकोंग और अन्य को सौंप दिया। ये फैन ने अराजकता की दुनिया से ये परिवार के कई साधकों को बुलाने का बीड़ा उठाया। ये परिवार के जिन सदस्यों को बुलाया गया था
उन्होंने बिना समय गंवाए कारीगरों के स्तंभ के पास बैठकर कलाकृतियों के शोधन के बारे में जानकारी हासिल की और अपने शोधन के अनुभव को लगातार बढ़ाते रहे। ये परिवार के आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स को अपने एपिफेनी में डूबे हुए देखकर ये फैन ने अपने द्वितीयक पेशे अनुभव प्रतीक का उपयोग करने का फैसला किया। पहले से ही तेजी से बढ़ रहे अनुभव ने एक और छलांग लगा ली। ये परिवार के सदस्य आगे बढ़ रहे थे और ये फैन भी आगे बढ़ रहा था। ये फान के मन में वह तेजी से साधना तकनीकों के खंडों को समझ रहा था। फिर वे अराजकता सृजन की पुस्तक की नींद में तब्दील हो गए और स्वयं पुस्तक को लगातार समृद्ध करते गए। जब से ये फैन ने कारीगर भगवान के खंडहर में प्रवेश किया था, अराजकता संप्रदाय ने खंडहर के आसपास के वातावरण पर कड़ी नजर रखी थी। जब सन वुकोंग और अन्य लोग खंडहर से बाहर आए तो अस्थि पूर्वज को एहसास हुआ कि उनके साथ छल किया गया है, लेकिन वे अब भी उम्मीद से चिपके हुए थे। उनके पास एक दूसरी योजना भी थी, वू शियान के पूर्वज। उन्होंने गुप्त रूप से वू जियान के पूर्वज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस बिंदु पर उन्हें अभी भी यह एहसास नहीं हुआ था कि उन्हें वू जियान के पूर्वज से संपर्क करने का मौका कभी नहीं मिलेगा और उन्होंने केवल अपने कवर को बनाए रखने के लिए संपर्क से बचने में उनकी व्यावसायिकता के लिए उनकी प्रशंसा की। वूशियांग, अगर तुम इस बार वापस आओगे तो मैं तुम्हारी स्थिति बहाल कर दूंगा। यहाँ तक कि अस्थि पूर्वज को भी वूजियांग के पूर्वज पर संदेह नहीं था। महाराज, मुसीबत है, बाहर से एक तेज आवाज आई। हेरार्क, हमारे सभी यिन और यांग द्वार आधार पंगु ब्रह्मांड द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। पंगु ब्रह्मांड ने इतनी तेजी से कार्य किया कि यिन और यांग द्वार को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला और वे सीधे नष्ट हो गए। यह सब स्वाभाविक रूप से बोधि प्राचीन पूर्वज का कार्य था। जैसे ही सन वुकोंग और उनके समूह ने कारीगर भगवान के अवशेषों को छोड़ा, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। मानव कुल के आंतरिक गद्दारों द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए बोधि प्राचीन पूर्वज द्वारा आमंत्रित ताओवादी पूर्वजों को योजना की विषय वस्तु के बारे में तभी पता चला जब उसे लागू किया गया। अराजकता संप्रदाय तक खबर लीक करने का कोई मौका नहीं था। बोधि प्राचीन पूर्वज भी हमेशा इन आमंत्रित ताओवादी पूर्वजों पर नजर रखते थे ताकि किसी भी गद्दार की पहचान हो सके। अफसोस की बात है कि सभी लोग बहुत सामान्य लग रहे थे, लेकिन बोधि पुराने पूर्वज की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। किसी भी गद्दार को न पाना सामान्य बात थी। यदि यह इतना आसान होता तो ये जासूस मानव कुल में इतने लंबे समय तक छिप नहीं पाते। इस बार लाभ अपार थे। यिन और यांग द्वार और जीवन मृत्यु के द्वार के बिना अराजकता संप्रदाय बिना पैरों वाले प्राणी जैसा था। उन्हें अपनी पुरानी गतिविधियां पहले की तरह आसानी से फिर से शुरू करने में संघर्ष करना पड़ता। जरूर कोई गद्दार होगा। अस्थि पूर्वज को भी मानव कुल द्वारा प्रेषित समाचार प्राप्त हुआ था तथा वह जानता था कि बोधि वृद्ध पूर्वज ने क्या किया था। ऐसी स्पष्ट खुफिया जानकारी का केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि उनके भीतर कोई लीक थी। जल्द ही यिन और यांग द्वार के सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों को जो खुफिया जानकारी तक पहुंच सकते थे, सामने लाया गया। अस्थि पूर्वज ने उन्हें अपनी बात समझाने का मौका नहीं दिया। उसने सीधे उनकी आत्माओं की जांच की, उनकी यादों में यिन और यांग द्वार के प्रति विश्वासघात के किसी भी संकेत की तलाश की। यिन और यांग द्वार के उच्च पदस्थ अधिकारी के अंतिम शव का निरीक्षण करने के बाद अस्थि पूर्वज के चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। यिन और यांग द्वार के इन उच्च पदस्थ अधिकारियों ने यिन और यांग द्वार के साथ विश्वासघात नहीं किया। ईमानदारी से कहें तो अस्थि पूर्वज यह मानने को अधिक इच्छुक थे कि इन उच्च पदस्थ अधिकारियों ने अराजकता संप्रदाय को धोखा दिया था, क्योंकि यदि यह उनकी ओर से नहीं था तो विश्वासघात अराजकता संप्रदाय के उच्च अधिकारियों की ओर से आया था। अराजकता संप्रदाय के सभी रहस्य लगभग इन उच्च अधिकारियों द्वारा नियंत्रित थे। यदि किसी ने सचमुच उन्हें धोखा दिया तो वे गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। मैं तुम्हें कबूल करने का मौका दे रहा हूँ। अस्थि पूर्वज की नजर हॉल में अराजकता संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों पर पड़ी। उनकी निगाहें अशुभ संकेत दे रही थीं। माहौल तुरंत भारी हो गया। यहाँ तक कि वहां उपस्थित ताओवादी पूर्वजों की निगाहें भी एक दूसरे के प्रति संदिग्ध हो गईं। जब तक असली गद्दार का पता नहीं चल गया तब तक हर कोई संदिग्ध बना रहा। हड्डी पूर्वज, क्या आपको यकीन है कि हमारे बीच कोई गद्दार है? उनका अराजकता संप्रदाय इसी पर आधारित था, लेकिन यदि पंगु ब्रह्मांड ने वास्तव में उनके बीच एक गद्दार को शामिल कर लिया होता तो यह वास्तव में अपमानजनक होता। अगर कोई गद्दार नहीं है तो आपको क्या लगता है कि खुफिया जानकारी कैसे लीक हुई? यह सुनकर काली मिट्टी वाले ताओवादी पूर्वज चुप हो गए। क्या आप निश्चित हैं कि आप स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति नहीं करेंगे? अस्थि पूर्वज का धैर्य समाप्त हो रहा था। महाराज, एक और व्यक्ति है जिसकी खुफिया जानकारी तक पहुंच है। एक ताओवादी पूर्वज को अचानक कुछ याद आया और वह जल्दी से बोल पड़ा।
हाँ, उपस्थित साधकों के अलावा बाहर अराजकता संप्रदाय का एक उच्च पदस्थ अधिकारी भी मौजूद था। वे अभी भी निश्चित नहीं थे कि वो शियांग के पूर्वज गद्दार थे या नहीं, लेकिन इस समय वे सबूतों से चिंतित नहीं हो सकते थे। तुम्हारे मरने से तो बेहतर है कि तुम्हारा दोस्त मर जाए। वे सारा दोष सीधे वुशियांग के पूर्वज के कंधों पर मढ़ना चाहते थे। वुशियांग, क्या यह सचमुच वही हो सकता है? हाल ही में अराजकता संप्रदाय में वुशियांग के पूर्वज का व्यवहार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन और मृत्यु के द्वार वाली घटना के बाद उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं रही। इन दिनों वो जियांग के व्यवहार के पूर्वज को याद करते हुए अराजकता संप्रदाय के लोगों को अधिक से अधिक महसूस हुआ कि कुछ गलत था। बहुत अधिक लो प्रोफाइल होना भी अच्छी बात नहीं थी। यहाँ तक कि ताओवादी पूर्वज, जो केवल दोष से बचना चाहते थे, को भी यह महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत वुशियांग का पता लगाओ। अराजकता संप्रदाय के प्रत्येक उच्च पदस्थ अधिकारी पर निगरानी रखी जा रही थी। जल्द ही वुशियांग के पूर्वज का पता चल गया। वह वास्तव में कारीगर देवता के अवशेषों से बाहर था। क्या वे जरूरत से ज्यादा सोच रहे होंगे? तभी कारीगर भगवान के अवशेषों के द्वार अचानक खुल गए। ये फैन भीतर से प्रकट हुए और ये परिवार के साधकों का नेतृत्व किया। द्वितीयक पेशे प्रतीक के त्वरित प्रभाव के कारण सभी की कलाकृति शोधन तकनीक में थोड़े समय में ही काफी सुधार हो गया था। अधिक समय तक वहां रहने से कोई खास लाभ नहीं होगा। बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए वहां से चले जाएं और अपनी प्रगति को समझने के लिए कुछ समय लें। जब ये फैन आराम से उस क्षेत्र से बाहर निकला तो सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। जब तक ये फैन की आकृति गायब नहीं हो गई, तब तक वू जियांग के पूर्वज का कोई संकेत नहीं था। वू शियांग के पूर्वज का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रकाश स्थिर रहा, उसमें कोई भी गति नहीं दिखी। तुरंत जाकर जांच करो, देखो वू शियांग के पूर्वज के साथ क्या हुआ है। जल्द ही एक संदेश आया। प्रकाश के स्थान पर यह पता चला कि वू जियांग के पूर्वज ने पृथ्वी अमर क्षेत्र में केवल एक अवतार भेजा था और उसका मुख्य शरीर बहुत पहले ही गायब हो गया था। दूसरे शब्दों में, वू जियांग के पूर्वज ने सभी को धोखा दिया था। इस समय यदि उन्हें यह पता नहीं चला कि इस बार खबर किसने लीक की, तो वे सचमुच मूर्ख हैं। वू जियांग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अस्थि पूर्वज ने अपना क्रोध बेरोकटोक जारी रखा, जिससे एक दमनकारी आभा उत्सर्जित हुई, जिससे अराजकता संप्रदाय के उच्च श्रेणी के सदस्यों को घुटन महसूस हुई। लगता है हमारे संप्रदाय के धर्मगुरु ने एक और सफलता हासिल कर ली है। यह आभा अब अजय ताओवादी पूर्वज क्षेत्र होनी चाहिए। क्रोधित अस्थि पूर्वज को देखकर कई ताओवादी पूर्वज मन ही मन प्रसन्न हुए। सौभाग्य से वू जियांग के पूर्वज ने खुद को उजागर कर दिया, अन्यथा कोई भी इस कठिन परीक्षा से बच नहीं सकता था। हालांकि वे भी काफी उत्सुक थे। क्या वू जियांग के पूर्वज डरे हुए नहीं थे? वे जानते थे कि जब तक उनके आत्मा सागर में प्रतिबंध रहेगा, तब तक भले ही वे डरें, कोई फायदा नहीं। वे अराजकता दानव देवता के प्रभुत्व से बच नहीं सकते थे। अराजकता दानव भगवान के एक विचार मात्र से वह उनकी जान ले सकता था। एक क्षण के बाद शांत अस्थि पूर्वज ने तुरंत दानव भगवान की मूर्ति की तलाश की। हे दानव देव, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप गद्दार वू जियांग को दैवीय दंड दें। अस्थि पूर्वज की प्रार्थना के बाद मूर्ति से एक दुष्ट आभा निकली। वह अभी भी स्थिर था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान आ गई हो। अराजकता संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्यों को इस आभा को महसूस करने पर कोई डर नहीं लगा, बल्कि उनकी आंखें कट्टरता से भर गईं। हम शक्तिशाली दानव भगवान का स्वागत करते हैं। एक एक करके वे घुटनों के बल गिर पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मूर्ति से एक प्रकार की खिंचाव शक्ति निकल रही थी, जो लगातार दूर तक फैल रही थी। वो शियांग के पूर्वज की आभा की खोज कर रही थी। कुछ ही क्षण बाद मूर्ति से एक आश्चर्यचकित आवाज उभरी। वू जियांग के भीतर प्रतिबंध हटा दिया गया है। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। यह प्रतिबंध भगवान और दानव द्वारा व्यक्तिगत रूप से लगाया गया था। क्या इसे अभी भी हटाया जा सकता है? पंगु यूनिवर्स, यह बहुत अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ तक कि देवता और दानव की आवाज में भी अशांति का संकेत था। यदि वू जियांग प्रतिबंध हटा सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें भी प्रतिबंध के साथ बातचीत करने का मौका मिल सकता है? ताओवादी पूर्वज क्षेत्र में शक्तिशाली साधक पहले से ही पंगु ब्रह्मांड के शिखर पर थे। यदि संभव हो तो कौन स्वेच्छा से किसी और का पालतू कुत्ता बना रहेगा? अतीत में उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उनके आत्मा सागर के भीतर के प्रतिबंध उन्हें आज्ञा मानने के लिए मजबूर करते थे। फिर भी अब यह तथ्य कि वू जियांग के पूर्वज प्रतिबंध के साथ बातचीत कर सकते थे, उनके सामने एक अलग विकल्प प्रस्तुत करता है।
यद्यपि वे नहीं जानते थे कि वूशियान के पूर्वज ने प्रतिबंध के साथ किस प्रकार व्यवहार किया था, लेकिन इससे अराजकता संप्रदाय के प्रति उनका दृष्टिकोण पहले की तुलना में कम शुद्ध हो गया। सिर झुकाए भीड़ को देखकर अस्थि पूर्वज के हृदय में भी उथल पुथल मच गई। वह जानता था कि कैओस संप्रदाय में भविष्य में संभवतः महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। यदि वूशियान के पूर्वज प्रतिस्पर्धा के साथ बातचीत कर सकते थे, तो अन्य क्यों नहीं कर सकते थे? क्या वूशियान के पूर्वज ने सचमुच यह खबर लीक की थी, या किसी और ने? भविष्य में अराजकता संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्यों पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकेगा। यह सोचते ही अस्थि पूर्वज को भयंकर सिरदर्द होने लगा। वर्तमान प्राथमिकता यह पता लगाना है कि वूशियान के पूर्वज ने किस प्रकार प्रतिबंध का दुरुपयोग किया। यदि उन्होंने उस इकाई को नहीं मारा जिसने वूजियान के पूर्वज को प्रतिबंध हटाने में मदद की थी, तो अराजकता संप्रदाय को अनिवार्य रूप से बड़ी उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा। संपूर्ण अराजकता संप्रदाय ने कार्रवाई शुरू कर दी तथा पर्दे के पीछे के कठपुतली संचालक की पहचान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि इस स्तर पर भी कैओस संप्रदाय पूरे पंगु ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बना हुआ है। किसी घटना की जांच करने का प्रयास करते समय उसे कैओस संप्रदाय से छिपाना कठिन होता है। अंततः सभी सुराग एक बार फिर ये फैन की ओर इशारा करने लगे। यह फिर से ये फैन है। अस्थि पूर्वज का क्रोध आकाश को भेद सकता था। वह यान हुआंग क्षेत्र की यात्रा करने और उसी समय ये फैन का सफाया करने के अलावा कुछ नहीं चाहता था, लेकिन तर्क ने उसे बताया कि वह अभी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। सिर्फ वह ही नहीं, भले ही वह अब पूरे कैओस संप्रदाय को खड़ा कर दे, वह जरूरी नहीं कि ये फैन को छू सके। वर्तमान यान हुआंग क्षेत्र निश्चित रूप से संपूर्ण पंगु ब्रह्मांड का केंद्र है। कार्रवाई करने की बात तो दूर, उन्हें डर है कि जैसे ही वे यान हुआंग क्षेत्र में आएंगे, उन्हें विनाशकारी आघात का सामना करना पड़ेगा। कई बार के सफाई अभियान के बाद उनकी ताकत बहुत कमजोर हो गई थी और वे अब और जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। चलो अभी के लिए ये फैन की बात को एक तरफ रख देते हैं। अब एकमात्र तरीका दानव कबीले के साथ सहयोग करना है। मुझे आशा है कि आप लोग इस बार मुझे निराश नहीं करेंगे। अस्थि पूर्वज ने वहां उपस्थित अराजकता संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्यों पर अपनी नजर डाली। वूशियान के पूर्वज से जुड़ी घटना के बाद से अस्थि पूर्वज अत्यंत संदिग्ध हो गया था। अपने अलावा वह किसी पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं करता था। कौन गारंटी दे सकता है कि वूजियान के पूर्वज के अलावा अराजकता संप्रदाय के भीतर अन्य जासूस नहीं हैं? यहां तक कि दूसरों के आश्वासन का भी कोई असर नहीं हुआ। अब उनके बीच सतर्कता की भावना बढ़ गई थी। पूर्ण विश्वास की पूर्व स्थिति में वापस लौटना लगभग असंभव था। दूसरी ओर ये फैन को बोधि पुराने पूर्वज द्वारा भेजी गई युद्ध रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। जीवन और मृत्यु द्वार, यिन यांग द्वार सभी पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। अराजकता संप्रदाय को अब कुछ समय के लिए व्यवहार करना चाहिए। युद्ध रिपोर्ट के अलावा वूशियान के पूर्वज ने भी काफी खजाने भेजे थे। कोई यह कह सकता है कि कैओस संप्रदाय के बारे में सारी जानकारी ये फैन द्वारा प्रदान की गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इन खजानों में ये फैन के लिए एक सा शामिल होना चाहिए। कारीगर भगवान के अवशेषों के भीतर ये फैन ने भी काफी आत्मा अयस्क और आध्यात्मिक वस्तुएं प्राप्त की। वर्तमान में अभूतपूर्व रूप से धनी ये फैन ने पहले से ही मध्यम श्रेणी की पवित्र कलाकृतियों को परिष्कृत करने की योजना बना ली है। पंगु ब्रह्मांड में मध्य श्रेणी की पवित्र कलाकृतियां शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार मानी जाती हैं। बोधि प्राचीन पूर्वज की स्थिति के बावजूद उनके पास केवल 2 मध्यम श्रेणी की पवित्र कलाकृतियां हैं। जहां तक सर्वोच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृतियों की बात है, तो उनके पास एक भी नहीं थी। लाखों वर्ष पहले हुए उस युद्ध में केवल शीर्ष साधकों को ही नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि कई शीर्षस्थ माध्यमिक साधकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। विरासत के वियोग के कारण उच्च श्रेणी के द्वितीय कैरियर साधक और भी दुर्लभ हो गए। सिस्टम गणना करो, ये फैन के दिमाग में लगातार ज्ञान की एक विशाल मात्रा उभर रही थी। यद्यपि कीमिया और गठन जैसे अनुभवों में काफी वृद्धि हुई थी, फिर भी यह उसे स्तर को तोड़ने की अनुमति नहीं दे सका। इस परिणाम के लिए ये फैन बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। इस समय ये फैन को इस बात की चिंता थी कि क्या आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग तकनीक में उसका स्तर टूट जाएगा। परिणाम ने ये फैन को निराश नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं से भी बहुत सारे शोधन अनुभव प्रकट हुए। ये फैन का आर्टिफैक्ट रिफाइनर स्तर अंततः मध्य रैंक वाले संत स्तर तक पहुंच गया। मध्य रैंक वाला संत स्तर संपूर्ण पंगु ब्रह्मांड में शीर्षस्तरीय इकाई। लगभग 5000 वर्षों के बाद ये फैन के पास अंततः एक ऐसी क्षमता थी जो पूरे पंगु ब्रह्मांड में शिखर पर पहुंच गई।
मध्य श्रेणी की पवित्र कलाकृतियों के शोधन में सामग्री और कलाकृति शोधक के स्तर की आवश्यकताओं के अलावा साधना स्तर के लिए भी कई अन्य आवश्यकताएं थीं। यद्यपि ये फान ने बहुत तेजी से प्रगति की, लेकिन उसका वर्तमान साधना स्तर केवल अमर सम्राट के अंतिम चरण तक ही पहुंचा। पूर्वजों के क्षेत्र से अभी भी काफी दूरी है। देर से अमर सम्राट साधना स्तर के साथ मध्य श्रेणी के संत स्तर की कलाकृतियों को परिष्कृत करना काफी कठिन है। यहां तक कि ये फैन को भी पूर्ण विश्वास नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि खेती में सुधार एक अत्यावश्यक मामला बन गया है। हालांकि अब जबकि खेती का स्तर सुधर गया है, अल्प अवधि में खेती के स्तर को बढ़ाना अभी भी काफी कठिन है। साधना की बात करें तो अमर सम्राट क्षेत्र में ये परिवार के पास पहले से ही 10 से अधिक साधक थे। ये शियाओ की साधना अमर सम्राट क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई है तथा उसे किसी भी समय अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश पाने की आशा है। अराजकता सृजन खंड का मामला अब और विलंबित नहीं किया जा सकता। ये फैन सबसे पहले अराजकता अंतरिक्ष में लौटा और ज्ञान वृक्ष से पहले पहुंचा। ज्ञान वृक्ष के ज्ञान द्रव ने ये फैन की हृदय शक्ति को 5वें स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी। इसका प्रभाव वास्तव में असाधारण कहा जा सकता है। हालांकि अभी ये फैन के लिए इसका उतना प्रभाव नहीं है जितना पहली बार हुआ था, लेकिन यदि इसका उपयोग खेती की तकनीकों को समझने में मदद के लिए किया जाए तो इसका प्रभाव अभी भी बहुत बड़ा है। ये फैन ने एक ही बार में सारा ज्ञान द्रव्य ले लिया, फिर स्क्वायर इंच माउंटेन पर पहुंचा। स्क्वायर इंच माउंटेन का धर्मग्रंथ भंडार अब ये फैन के लिए पूरी तरह से खुला था। अब ये फैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज निश्चित रूप से वे दिव्य कानून थे जिनकी वह लालसा कर रहा था। स्क्वायर इंच माउंटेन पर कई दर्जन प्रकार के दिव्य नियम थे। ऐसी नींव अन्य बलों से बेजोड़ है। ये फान भी आभारी था कि उसे ऐसा संप्रदाय मिल सका जिसने उसे इतनी सारी सुविधाएं प्रदान की। दा लो अमर सूत्र का विकसित संस्करण, लो तियान पवित्र विधि, 5-6 गहन कौशल का पूर्ण संस्करण, 8-9 गहन कौशल। ये फैन ने पहली बार अराजकता निर्माण खंड में विलय करने के लिए इन 2 लगातार पवित्र तरीकों को चुना।